वेलकम एवरीवन टू अवर न्यू वीडियो जिसमें हम मास्टरी करेंगे चैट जीपीटी और एआई चैटबॉट्स की। एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है और इस टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो, सभी के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस नई टेक्नोलॉजी को गहराई से समझकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और चैट जीपीटी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये समझना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि वीडियो में आगे जब हम इस टेक्नोलॉजी का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका इस्तेमाल करके, और हम इसकी लिमिटेशन समझ सकेंगे, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, एग्जैक्टली इससे करा क्या जा सकता है और क्या नहीं करा जा सकता है। इसको समझकर हम अपने आप को फ्यूचर प्रूफ भी बनाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और एडवांस एआई के सॉफ्टवेयर्स आएंगे। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन क्लियर होगा तो हम ये भी समझ पाएंगे कि वो आने वाले सॉफ्टवेयर्स किस बेसिस पे काम करते हैं। तो ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक मशीन बना दी है जो कि इंसानों जैसे काम कर सकती है और बोल सकती है? या फिर इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को डेप्थ में समझ लिया है और उसे कंप्यूटर के अंदर रेप्लिकेट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से साइंटिस्ट अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ह्यूमन ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इस पे कॉन्स्टेंटली रिसर्च जारी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को इमिटेट करने की कोशिश ज़रूर की है और उस कोशिश में वो कई बार सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि चेस का गेम ले लो अगर, तो पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि जो चेस का गेम है वो बहुत ही इंटेलिजेंस का गेम है और इसे सिर्फ इंसानों के ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन ईयर 1997 में एक ऐसा एआई ने रोबोट बनाया जिसने उस टाइम के चेस चैंपियन, जिसका नाम गैरी कैस्पेरोव था, उसको हरा दिया था चेस में। तो उसके बाद से लोगों को लगा था कि हाँ, ये पॉसिबल तो है करना, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये ज़रूर कर कैसे सकते हैं या हुआ कैसे ये सारी चीज़ें, कैसे एक बेस्ट चैंपियन को एक रोबोट ने हरा दिया। तो आइए इस चीज़ को मैं डेप्थ में समझाता हूँ। दोस्तों, ह्यूमन कॉग्निटिव के कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट को कंप्यूटर भी कर सकते हैं और इवन इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखोगे तो वो भी यही कहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है चैट जीपीटी, जो कि ह्यूमंस के बिहेवियर को मिमिक करती है और इतने अच्छे से मिमिक करती है कि वो इंसान कैसे बात करते हैं, कैसे यूजुअली चैट पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, वो उन सब को मिमिक कर लेती है। अब ये एआई का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये काफ़ी टाइम से इसकी बात करी जा रही है। 1950s और 60s में भी एआई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। लेकिन वो बात अलग है कि रिसेंट टाइम में एआई बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत सारे टर्म हैं जैसे कि एमएल, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। अगर आपने मशीन लर्निंग को जानना है इन डेप्थ में, तो मेरे चैनल पर मशीन लर्निंग का फुल कोर्स आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा टर्म हैं जैसे कि एनएलपी, जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा गया है। इसमें होता क्या है, इसमें मशीन जो है वो ह्यूमंस की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करती है। एक और टर्म इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन को फिट करा गया है,
वैसे ही कंप्यूटर के अंदर न्यूरॉन्स की वर्किंग को देखते हुए कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा ट्रेनिंग डेटा सेट फीड करा गया है कि वो ह्यूमन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसको मिमिक कर पाए और उसको समझ पाए। दोस्तों, टूल टेस्टर एक वेबसाइट है जिसने एक इंटरेस्टिंग सर्वे किया आज से कुछ महीने पहले। इन्होंने करीब 2000 अमेरिकन को एक टैक्स लिखे हुए दिए और कहा कि बताओ ये हैंडराइटिंग किसी इंसान की है या एआई की है। सरप्राइजिंगली 53% लोग ये नहीं बता पाए कि ये चैट जीपीटी ने लिखा था। उन्हें लगा कि ये किसी इंसान ने लिखा है। ये रिजल्ट था जब टेक्स्ट को चैट जीपीटी 3.5 से लिखा गया था। लेकिन जब टेक्स्ट को 4.0 वर्जन से लिखा गया तो अप्रॉक्सीमेटली 63.1 लोग नहीं बता पाए कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है। ये इतना सरप्राइजिंगली भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एआई का काम ही यही है कि वो इंसान के कॉग्निटिव फंक्शंस को मिमिक करता है। और चैट जीपीटी इसका इतने अच्छे से यूज़ कर रहा है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये लिखा किसने है एक्चुअली। इसी रीज़न की वजह से चैट जीपीटी को जनरेटिव चैटबॉट की कैटेगरी में डाला है। बाकी जो और भी बहुत सारे चैटबॉट्स हैं वो या तो रूल बेस्ड चैटबॉट हैं या फिर रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट हैं। रूल बेस्ड चैटबॉट का मतलब होता है उसमें पहले से ही टेक्स्ट लिख दिया जाता है कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर देना है। ऐसे ही रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट होते हैं जिसमें कीवर्ड्स डाल दिए जाते हैं और उसमें बेस्ट मैच करता है वो अपने आंसर्स को जो क्वेश्चन यूज़र पूछ रहा है। तो इसको मैं रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स में डालता हूँ। इन चैटबॉट्स को ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे डेटा सेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसकी वजह से इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। हमने एक लैंग्वेज को बहुत सारा टेक्स्ट दे दिया और फिर हम इसे बताते हैं कि कहाँ कहाँ रिलेशनशिप ढूंढनी है उस टेक्स्ट में और कहाँ कहाँ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। ओपन एआई उस कंपनी का नाम है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। 2018 में ओपन एआई लॉन्च करता है अपना पहला मॉडल जिसको वो नाम देता है GPT-1। चैट जीपीटी में जो जीपीटी फ्रेज है उसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें दो बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल किया गया था ट्रेनिंग डेटा के तौर पर। पहले डेटा सेट था मिलियंस ऑफ इंटरनेट वेब पेजेस का जिसको नाम दिया गया था कॉमन क्रॉल, और दूसरा था 11,000 किताबों का जिसको नाम दिया गया था बुक कॉर्पस। दोस्तों, फरवरी 2019 में ओपन एआई अपना एक नेक्स्ट मॉडल को लॉन्च करता है जिसको नाम देता है GPT-2, जिसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। GPT-1 में 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। अब आप पूछोगे कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू जो हमारा जीपीटी मॉडल है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। जीपीटी मॉडल का दूसरे जैसे अगर एक लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन में देखें तो जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू एम वाई प्लस बी एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो एक्स वाई है वो वेरिएबल है और जो m और b हैं वो हमारे पैरामीटर्स हैं। तो ज़्यादा पैरामीटर से ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो पाएंगी और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएगा। जीपीटी मॉडल से फिर आता है ईयर 2020, जिसमें हमारा जो चैट जीपीटी है या ओपन एआई है वो GPT-3 मॉडल को रिकॉग्नाइज करता है या फिर लॉन्च करता है, जिसमें 100 टाइम्स ज़्यादा पैरामीटर्स यूज़ करे थे, अप्रॉक्सीमेटली 175 बिलियन पैरामीटर्स। इसमें एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था चैट GPT-2 से। इसमें ना सिर्फ वेब पेजेस और बुक्स बल्कि विकिपीडिया के पेजेस और बहुत सारे आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड थे। फिर आता है वो ईयर जब ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है और सब लोगों को इसके बारे में पता चलता है, जो कि है नवंबर 2022, जब ओपन एआई अपना नया मॉडल लॉन्च करता है जिसको वो नेम देता है GPT-3.5। इसके बाद ही दोस्तों दुनिया को चैट जीपीटी के बारे में पता चलता है।
3 और 3.5 में एक मेजर डिफरेंस था कि जो 3.5 है इसमें इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया था, जिसका नेम था रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, जिसको हम RLHF मेथड भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं RLHF मेथड की। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल, दूसरा है हमारा रिवॉर्ड मॉडल और तीसरा आता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। GPT-3 में मैंने आपको बताया था कि 570 GB का डेटा इनके पास था। अब ओपन एआई ये जानता था कि अगर हमें अपने मॉडल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो और ज़्यादा डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 570 गीगाबाइट्स का डेटा एक बहुत बड़ा डेटा है। हार्डली कोई ऐसी चीज़ बची होगी जो उस डेटा में इंक्लूड नहीं होगी। तो इन्होंने GPT 3.5 को बनाने के लिए GPT 3 में फाइन ट्यूनिंग किया। फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? इन्होंने 40 कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिनका काम था ट्रेनिंग डेटा सेट को बनाना, जो इनपुट और आउटपुट हैं उन्हें और हायर क्वालिटी का बनाना। इनका काम था कि GPT-3 को दौरान जब किसी ने इससे कोई क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने उसे पर्सनली चेक किया हर क्वेश्चन को, और फिर GPT मॉडल को बताया कि इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं बल्कि कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये प्रोसेस बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेक करना कोई आसान काम नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली 13,000 डेटा सेट बनाए गए इनपुट्स और आउटपुट्स के, और फिर ये वापस फीड किया गया चैट जीपीटी के अंदर। अच्छा, ये तो सिर्फ स्टेप 1 थी। इसके बाद आता है रिवॉर्ड मॉडल। इसमें क्या था कि एक एक सवाल को बार बार पूछा गया, फिर उसके डिफरेंट आंसर्स जो चेक किए गए, और चेक करने के बाद उन आंसर्स को ग्रेड दिया गया कि ये आंसर सबसे बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है और ये वर्स्ट है, और फिर इसको फीड कर दिया गया जीपीटी मॉडल के अंदर। ऐसा करने से जीपीटी के द्वारा आंसर्स की क्वालिटी जो थी वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। फिर आई थर्ड स्टेप जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। इसमें कंप्यूटर को खुद सिखाया गया कि तुम अपने आप को रिवार्ड दो हमने जो पैटर्न दिया है उसके बेसिस पर। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया था जो कि है प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। मोटे मोटे तौर पे अगर इस मॉडल को देखा जाए तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक टीचर और स्टूडेंट से। पहले स्टेप में जैसे कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और लेसन को पढ़ाता है कि आपको उस लेसन को किस तरीके से पढ़ना है। दूसरे स्टेप में टीचर जो है वो हमारा टेस्ट लेता है और उस टेस्ट पे ग्रेडिंग देता है कि आपका ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। थर्ड स्टेप में ये आता है कि तब तक स्टूडेंट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट खुद हो जाता है, समझदार खुद हो जाता है कि वो थर्ड स्टेप तक आते आते वो अपने आंसर्स को खुद ग्रेड दे देता है कि हाँ यार ये मैंने आंसर गलत लिखा है और ये आंसर्स मेरा सही है। तो इस तरीके से कुछ हमारा चैट जीपीटी का जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल है वो इस तरीके से प्रॉक्सिमल ऑप्टिमाइजेशन पॉलिसी पर काम करता था। फिर मार्च 2023 में ओपन एआई अपना एक नया मॉडल GPT 4.0 लॉन्च करता है, जिसमें कितने पैरामीटर्स हैं ये रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं वर्जन 4.0 के। जो डेटा सेट किया गया था वो सितंबर 2021 तक का है, तो ये इसकी नॉलेज कट ऑफ लिमिट है। तो अगर इससे आप सितंबर 2021 के बाद का या करंट का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये नहीं बता पाएगा। ये वही आंसर्स बता पाएगा जो सितंबर 2021 में हुए हैं या उससे पहले हुए हैं। दोस्तों, जब आप चैट पे अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उसे चैटिंग या मैसेज कहा जाता है, लेकिन जब आप चैट बॉट से बात कर रहे हो या क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनसे प्रॉम्प्ट से चैटबॉट क्या आंसर देगा, कैसे हम उस रिस्पॉन्स को बेस्ट बना सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है क्या सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट
कौन से बनाए जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले टाइम में कहा जाता है कि कंपनीज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करेंगी अच्छे प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, ताकि अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल सकें और उनकी कंपनी को कम टाइम में ज़्यादा फायदा हो सके। अब बात ये आती है कि जैसे अगर मैं चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अ ट्री इन एग्जैक्टली 10 वर्ड्स, तो ये आंसर मुझे देगा, लेकिन 10 वर्ड्स की जगह ये 11 वर्ड्स में मुझे आंसर देगा। लेकिन अगर मैं पहली बार इसको करेक्ट करने जाऊंगा तो ये मुझसे कहेगा कि नहीं आप गलत हो, मैंने अपना जो आंसर है वो 10 वर्ड्स में ही दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो 11 वर्ड्स हैं। बट जब मैं इसको 2-3 बार फिर से करेक्ट करूंगा तो ये अपनी मिस्टेक्स मान लेगा और मुझसे कहेगा आई एम सॉरी, आप सही हैं, मैंने आंसर जो दिया था वो 11 वर्ड्स में ही दिया था, और ये फिर से आपको एक आंसर देगा जो कि 10 वर्ड्स में होगा। अब ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये हमने तो आंसर 10 वर्ड्स में मांगा था, लेकिन ये 11 वर्ड्स में क्यों दे रहा है उस आंसर्स को? तो देखिए चैट जीपीटी जो है वो वर्ड को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। अगर मैंने पिछले वीडियो में या पिछले किसी भी चीज़ में अगर मैंने ये कहा है कि चैट जीपीटी या कोई भी चैट बॉट वर्ड को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है, वो नेक्स्ट आने वाले टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब आप कहोगे कि ये टोकन्स क्या होते हैं? तो देखिए टोकन्स इंडिविजुअल यूनिट हैं इंफॉर्मेशन की, जिसके ज़रिए चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन को समझता है और इनपुट लेता है, और जिनके ज़रिए चैट जीपीटी अपना आउटपुट भी देता है। तो टोकन वर्ड भी हो सकते हैं, एक वर्ड भी एक टोकन एक वर्ड के बराबर भी हो सकता है, या एक टोकन मल्टीपल वर्ड के बराबर भी हो सकता है, या एक वर्ड मल्टीपल टोकन के बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम कहें कि चैट जीपीटी या जीपीटी मॉडल नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है, तो ये चीज़ टेक्निकली गलत है, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो नेक्स्ट टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो गाइज जैसे आप देख पा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अभी इस कॉन्सेप्ट की दी एंड मैंने नहीं किया है, इसकी एक पार्ट 2 भी आएगा बहुत ही जल्द, जिसमें मैं और ज़्यादा डेप्थ में आपको वर्किंग बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट्स की। तो इस वीडियो को मैं बस यहीं पर ही रखना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग मैंने बता दी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ भी दिक्कत लगे आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत ही ज़रूरी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।